नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का YCT के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप जानते हैं हम सभी पिछली क्लास की बात करें तो इवेल्युएशन जिसे जानते हैं मूल्यांकन पर बात कर रहे हैं। दोस्त, मूल्यांकन की बात करें तो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मूल्यांकन की जो पहले पद्धति होती थी, जो पहला पुराना परंपरा पद्धति होता था वह था क्या? वह होता था कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आपका मूल्यांकन इवेल्युएशन किया जाता था। लेकिन अब की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसमें कहा जा रहा है कि आपका जब मूल्यांकन हो तो बच्चे के तीनों पक्ष पर हो। जैसे बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष पर हो, बच्चे के भावात्मक, बच्चे के मनोगत्यात्मक, तीनों पक्ष पर मूल्यांकन हो। ऐसा नहीं हो सिर्फ बच्चे का संज्ञान पक्ष का मूल्यांकन कर लें और उसके बाद हम रिजल्ट बता दें कि बच्चे में जानकारी है कि नहीं जानकारी है। हम तीनों पक्षों को जानकारी लेंगे। बच्चे का इस समझिए कि एक तरीके से जो सीखने की प्रगति है उसके बारे में, बच्चा कितना सीख रहा है, कितना सीखने का प्रयास कर रहा है, कितना बच्चे में शुरुआत में विकास हुआ था, सीखा था, अब कितना कुछ टाइम के बाद कितना बच्चा सीख पाया है। ये सारी चीजें क्या है दोस्त, यही सारी चीजों के बारे में हम सभी को मूल्यांकन के अंतर्गत पढ़ना होता है। लेकिन हम सभी ने पिछले क्लास में यह भी देखा कि परीक्षण के कुछ विशेषताओं पर चर्चा की, जिसमें विशेषताओं पर चर्चा करने की बात करें जैसे वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, मानकता क्या है, इन सभी पर हम सभी ने क्लियर किया कि कैसे होना चाहिए। कोई टेस्ट आप ले तो विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें जैसे क्या परीक्षण के गुण है, इस पर हम सभी ने चर्चा की है। दोस्त, तो आज की क्लास में जो देखने वाले हैं, जो आज की क्लास में समझने वाले हैं दोस्त, वह समझेंगे क्या? वह समझेंगे, वह प्रायोगिक परीक्षा पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब आप बात करते हैं, पिछली क्लास में हम सभी ने देखा था कि जब प्रायोगिक, देखिए यहाँ पर मैंने देखा जिसमें से आप सभी को एक प्रायोगिक, जैसे हम सभी ने देख लिया लिखित परीक्षा क्या है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत बात करें, लिखित परीक्षा के अंतर्गत बात हम सभी ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात किया, दीर्घ उत्तरी की बात किया, जी बात करें आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके बात किए, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम सभी ने ये लिखित परीक्षा के जो प्रकार होते हैं वहीं पर बात किया जाए। दोस्त, आप यह भी जानते हैं कि आपको मैंने बताया कि मौखिक परीक्षा भी होती है। जैसे ओरल टेस्ट की बात करें, ओरल टेस्ट का मतलब क्या होगा? मौखिक परीक्षा की जब आप बात करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चा की अभिव्यक्ति निखर के आती है, बच्चा कितना जानकार है, कितना समझदार है, उसके बारे में पता चल पाता है। उसके साथ साथ हम सभी ने प्रायोगिक जो परीक्षा, जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है, इस पर हम सभी देखेंगे। जो प्रायोगिक परीक्षा क्या है इसको समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। करा कि दोस्त, करा प्रायोगिक परीक्षा, परीक्षा उस परीक्षा को कहते हैं, करा कि जो प्रैक्टिस टेस्ट है उस हम परीक्षा को कहेंगे जिसमें प्रश्नों के क्या उत्तर विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर दिए जाते हैं, मतलब प्रयोगों के आधार पर दिए जाते हैं। यह परीक्षा परिणात्मक मूल्यांकन का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। जो परिणात्मक मूल्यांकन मैंने आपको बताया था, परिणात्मक मूल्यांकन का एक भाग क्या है, ये प्रायोगिक परीक्षा है। तो परिणात्मक के अंतर्गत मैंने 3 बताए थे, तीनों में जो एक होता है प्रायोगिक, वही कह रहा परिणात्मक मूल्यांकन का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी की विषय संबंधी रुचि, जो विषय संबंधी रुचि है, इंटरेस्ट है, और जानकारी का क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे में कितना रुचि है इसके माध्यम से, प्रायोगिक के माध्यम से किया जाता है। इस परीक्षा का प्रयोग विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, भूगोल आदि विषयों में किया जाता है। जैसे जो प्रैक्टिकल की चीजें हैं उसमें सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्त बात करेंगे, हम सभी देखेंगे, आगे ध्यान देंगे। आगे बात किया जाए तो ध्यान दें करा कि गुणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं जिसे बोला जाता है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन की बात करें, ध्यान देंगे इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली या द्वितीय क्या है, विधि है। अगर आप जब 2 प्रकार के मैंने आपको मूल्यांकन बताया था, जिसमें परिणात्मक और एक मैंने बताया था गुणात्मक। ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूं। मैं आपको बताया परिणात्मक मूल्यांकन होता है, एक बात किया जाए, एक मैंने आपको बताया था गुणात्मक मूल्यांकन होता है। परिणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो हम सभी ने उसमें जैसे मौखिक परीक्षा की बात किया, उसके साथ साथ मैंने लिखित परीक्षा की बात किया, प्रायोगिक किया। अब आप जो हम सभी पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे गुणात्मक, क्या पढ़ेंगे, गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन को हम देख रहे हैं। गुणात्मक मूल्यांकन क्या है,
या द्वितीय विधि के अंतर्गत आएगी। तो पहला परिणात्मक, दूसरा जो गुणात्मक, तो इसीलिए कह रहा है द्वितीय विधि है। इसे 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे कितने 5 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे बात करें जांच सूची, जांच सूची की बात करें, विद्यार्थियों के व्यवहारिक और ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्षों का मूल्यांकन का एक प्रभावी क्या है, एक प्रभावी साधन है। जांच सूची का प्रयोग प्रायः अभिरुचियों, आवृत्ति और भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। जांच सूची के लिए किसके लिए किया जाता है? अभिरुचियों के लिए, और उसके साथ साथ कारा की आवृत्तियों और भावात्मक पक्षों के लिए किया जाता है। मतलब अभिरुचियों, एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ जो आपकी इमोशनल पक्ष है उसके लिए किया जाता है। क्रम निर्धारण मापनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेटिंग स्केल कहाँ होगा? विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के अनुसार गुणात्मक विवरण को प्रस्तुत करना, गुणात्मक विवरण को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? योग्यताओं के अनुसार वह क्रम निर्धारण मापनी कहलाता है। इसका प्रयोग उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए क्रम सूची जो निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। इन बातों को समझिए। अब देखेंगे अवलोकन क्या है। अवलोकन की बात करें, किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार, किसी व्यक्ति समूह के व्यवहार के कुछ निश्चित व वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्ज करना ही क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, समूह या व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित व वस्तुनिष्ठ रूपों में उपस्थिति या अनुपस्थिति को क्या करना? दर्ज करना, अवलोकन। इसका प्रयोग छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। ध्यान देंगे, आपसे पूछे अवलोकन किस क्लास के लिए, बच्चों के लिए किया जाता है, तो आप कह देंगे छोटी क्लास के बच्चों के लिए, जैसे मतलब प्राथमिक लेवल पर किया जाता है। घटना वृत्ति क्या है? विद्यार्थियों के जीवन की सार्थक घटनाओं, विद्यार्थियों के जीवन की सार्थक घटनाओं का वर्णन या विवरण, इसे विद्यार्थियों से संबंधित वास्तविक रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक रिकॉर्ड भी कहा जाता है। कि व्यक्ति अध्ययन क्या होता है? व्यक्ति अध्ययन की बात करें, इसमें किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय के सर्वांगीण अध्ययन का विश्लेषण किया जाता है। तो सभी चीजों का अध्ययन किया जाए, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति या संस्था का या सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है। कि इस अध्ययन में शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों को समस्या से परिचित कराना होता है। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है, विद्यार्थियों की समस्या से परिचित कराना होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या होती है? इसके अंतर्गत क्या क्या होती है, इसको देखते हैं। मूल्यांकन का उपचार एवं निदान दोनों प्रक्रियाएं शामिल है। तो इसमें क्या होता है दोस्त? व्यक्ति अध्ययन में क्या होता है कि बच्चे जो मूल्यांकन है, उसका उपचार, तो आप जानते हैं पहले कमियों को जान जाए, और कमियों को जानने के बाद जो हम उपचार करते हैं, जो हम उसका उपचार, जो कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसे उपचार बोला जाता है। और कमियों को जानना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। कर्म मूल्यांकन का उपचार एवं निदान दोनों प्रक्रिया सम्मिलित होती है। समस्याओं के कारण जो ज्ञात करना, उसको दूर करना। अगर छोटी कक्षाओं की विद्यार्थियों पर इस मूल्यांकन विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। किसका? व्यक्ति अध्ययन विधि में, व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? छोटी क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अब हम बात करें शिक्षक मूल्यांकन क्या है, टीचर का इवेल्युएशन पर चर्चा कर लेते हैं। टीचर इवेल्युएशन की बात करें तो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब टीचर का भी साथ साथ क्या होना चाहिए? बच्चों के साथ साथ जो विद्यार्थियों के मूल्यांकन के साथ साथ टीचर का भी मूल्यांकन होना चाहिए। परंपरागत तरीके से शिक्षण कार्य करा रहे शिक्षक आधुनिक काल की आवश्यकता अनुसार खुद को उस माहौल में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से वह पाठ्यक्रम को पूर्ण समग्रता से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मतलब जैसे अपडेट अपने आप को करना चाहिए, अपने आप को निखारना चाहिए, उस तरीके से चीजें नहीं हो पा रही आधुनिक समय में। आगे बात करेंगे कि शिक्षक मूल्यांकन का उद्देश्य। भाई शिक्षक का जो मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचर इवेल्युएशन की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर इवेल्युएशन की बात करें तो कह रहा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर इवेल्युएशन की जब आप चर्चा करते हैं, कह रहा कि शिक्षक को शिक्षण कार्य के प्रति गंभीर व निष्ठावान बनाना। क्या उद्देश्य जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्यों होता है? शिक्षक का मूल्यांकन वह इसलिए मूल्यांकन किया जाता है दोस्त, क्योंकि शिक्षक को क्या है, शिक्षण जो कार्य कर रहा है
उसके लिए क्या करना, उसके प्रति गंभीर और निष्ठावान बनाने के लिए मूल्यांकन करना जरूरी है। शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त की गई नई विधियों व प्रयोगों को प्रोत्साहन देना, मतलब अगर शिक्षण का मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो जो नई विधियों का इस्तेमाल कर रहा है और साथ साथ प्रयोगों को क्या करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे। शिक्षकों के गुणों में सुधार क्षेत्रों की ओर विस्तृत करना, इसका एक मूल्यांकन है, शिक्षक के मूल्यांकन का उद्देश्य है। आगे ध्यान देंगे शिक्षक मूल्यांकन के आधार। भाई अब हम कैसे कैसे मूल्यांकन करेंगे, बेसिस ऑफ टीचर इवेल्युएशन की बात करें तो ध्यान देंगे शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फल का निर्धारण। देखिए हम शिक्षक का मूल्यांकन के आधार कैसे बनाएंगे, भाई अब हम बच्चे का, अगर हम बच्चे टीचर का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम आधार कैसे कैसे बनाएंगे, वह आधार कैसे बना सकते हैं। जो शिक्षक पढ़ाया है, जो टीचर पढ़ाया, उस टीचर को पढ़ाया तो विद्यार्थियों के जो परीक्षा फल है, जो रिजल्ट है, उसी का हम जब देखेंगे कि हाँ बच्चा परफॉर्मेंस सभी बच्चे सही तरीके से कर रहे हैं तो इसका मतलब टीचर ने अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा, तभी तो। स्वयं क्रम निर्धारण, इस विधि से भी होगा। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के कार्यक्रम निर्धारण से भी होगा। साथ ही शिक्षकों के द्वारा जो मूल्यांकन क्रम निर्धारण करने से होगा। निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण से यह आधार है, इसके आधार पर होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण से होगा। शिक्षा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन का निर्धारण होगा। समुदाय से, ये सब जैसे शिक्षक बोर्ड द्वारा टीचर का मूल्यांकन हो सकता है, उसके साथ साथ जो आधार रखे गए हैं समुदाय के द्वारा, शिक्षा बोर्ड के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, निरीक्षकों के द्वारा, इन सभी से क्या होगा, इन सभी का आधार से क्या होगा, टीचर का मूल्यांकन हो पाएगा। आगे बात करें शिक्षक के उत्तरदायित्व की बात करें, शिक्षक के क्या है उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा देखिए कराए शिक्षक का मौलिक जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य या कार्य विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को सही दिशा निर्देश देकर क्षमता के अनुसार बौद्धिक, चारित्रिक, शारीरिक व भावनात्मक विकास करने के लिए प्रेरित करना। तो कह रहा कि बच्चों को क्षमता के अनुसार क्या करना है टीचर को, उसमें इन सारी जैसे बौद्धिक स्तर के अनुसार, क्षमता के अनुसार, जैसे बौद्धिक जैसे जितनी पास उसके पास बुद्धि है बच्चे के पास जितना, उसको अनुसार क्या करें, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, सही निर्देश को देकर क्षमता के अनुसार उसमें बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, चारित्रिक का, शारीरिक, भावात्मक का विकास करने को प्रेरित करना, ऐसा होता ताकि वे समाज के उपयोगी सदस्य बन जाए। तो टीचर का याद जो है कि जैसे बच्चे को हम उसको ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाए जिससे बच्चा क्या हो जाए, समाज का क्या हो जाए, उपयोगी एक सदस्य बन जाए और वह काम एक अच्छा सृजन बन पाए। तो शिक्षक के उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। क्या क्या उत्तरदायित्व है, विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास करना, बच्चों में चारित्रिक विकास पैदा करना, चरित्र के बारे में बताना, चारित्रिक विकास कैसे करें कि बच्चा हमेशा एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बन पाए। पाठ्यक्रम का विकास व संचालन, यह भी उत्तरदायित्व है। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम, मतलब इफेक्टिव जो हो शिक्षण प्रोसेस हो, लर्निंग हो। कि कक्षा प्रबंधन का ध्यान रखना, इसका भी टीचर का दायित्व है। उसके बाद कह रहा कि विद्यार्थियों के कार्यों का क्या है, मूल्यांकन करना है, यह भी शिक्षक का दायित्व है। व्यवसाय संबंधित मार्गदर्शन, मतलब टीचर बच्चे को कैसा व्यवसाय करना चाहिए, कैसा क्या करे जिससे बच्चा आगे बढ़ पाए, तो व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन भी करना चाहिए। साथ साथ करना प्रभावी सामाजिक संबंध, एक समाज में एक अच्छा उसका संबंध बन पाए बच्चे का, उसके लिए बच्चे को सिखाना चाहिए। साथ साथ करना विद्यालय, संपूर्ण विद्यालय कार्य साधकता का ध्यान रखना। उसके साथ विद्यार्थी का सार्वजनिक परीक्षा परिणाम, इस पर भी टीचर को फोकस करने की जरूरत है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, मूल्यांकन के अन्य प्रकार की बात करेंगे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। करा कि ध्यान देंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करा कि मूल्यांकन के अन्य प्रकार की बात कर रहा है कि अदर टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन की चर्चा करेंगे। करा कि निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है। तो आप जानते हैं दोस्त, जो अब नई शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, वह कहती है जो बच्चे का मूल्यांकन हो वह कैसा मूल्यांकन हो, बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है। किस पर, रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए जो रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम जानते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यह इंपॉर्टेंट तो होगा ही। अब हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें सारी चीजें हैं। करा कि निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन में क्या करा, रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है। शिक्षण प्रक्रिया का जो टीचिंग प्रोसेस का वह क्या है, अभिन्न अंग है, जो विद्यार्थी की सहभागिता या प्रश्नोत्तर या वह चर्चा
पर बल देता है। किस पर बल देता है? बच्चे में सहभागिता पर जोर देता है, बच्चे की सहभागिता पर। और जैसे जैसे उसमें सहभागिता में क्या क्या, जैसे प्रश्नोत्तर व चर्चा पर बल देता है। कह रहा है यह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ स्वमूल्यांकन व सहपाठीय मूल्यांकन की भूमिका को भी प्रकाश में लाता है। जो यह मूल्यांकन है यह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन है, यह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ क्या करता है? स्वमूल्यांकन और जो सहपाठी मूल्यांकन है इसको भी प्रकाश में बच्चे में लाता है। करा कि शोध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जब विद्यार्थी सहभागिता करते हैं, मतलब एक दूसरे से सहयोग करके सीखते हैं, सहभागिता के द्वारा सीखते हैं, सहभागिता करते हैं और स्वयं अपने काम के स्वामित्व को संभालते हैं, मतलब अपना काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं, तो अधिगम के प्रति उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। तो जब आपसे यही कह रहा है कि जब बच्चा अपने काम को खुद से करने की कोशिश करता है और सहभागिता के द्वारा कोशिश करता है करने की, तो उसमें बच्चे में जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। करा यह मूल्यांकन विद्यार्थी के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाने का भी काम करता है। मतलब यह मूल्यांकन किसके लिए करता है? जो अधिगम लर्निंग हो रही है उसके निष्पादन में त्वरित मतलब तेज स्पीड लाने में, तेजी लाने में क्या करता है? तेजी लाने का कार्य भी करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह अधिगम को एक सुखद अनुभूति बना देता है। तो अधिगम लर्निंग को क्या कर देता है? एक सुखद बना देता है, एक अच्छे तरीके से जो लर्निंग को बना देता है, क्योंकि विद्यार्थियों की सहभागिता उसकी सीखने की ललक को ही नहीं बढ़ाती, अपितु अनजाने में मूल्यांकन की विधियों को भी प्रभावित करती हैं। यह मूल्यांकन अन्य मूल्यांकन की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। तो कहा जाता है जो दूसरे मूल्यांकन है, जैसे दूसरे प्रकार के जो मूल्यांकन है उसकी तुलना में बात किया जाए, यह मूल्यांकन क्या है? यह मूल्यांकन अधिक क्या है? प्रभावी है, ऐसा बात कहा जाता है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन में जब आप बात करते हैं। अब हम बात करते हैं संकल्पनात्मक मूल्यांकन क्या है। क्या होता है संकल्पनात्मक, जिसे समेटिव मूल्यांकन बोला जाता है। यह समेटिव की बात करें या भी मूल्यांकन देखते हैं क्या होता है। कह रहा संकल्पनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? यह पता करना कि एक विशेष अवधि पूरी होने पर शैक्षणिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा कर लिया गया। कह रहा कि एक विशेष अवधि में, मतलब एक टाइम पीरियड में जो समेटिव कहता है वह समेटिव कहता है कि दोस्त यह पेपर में बहुत पूछा जाता है, आप सभी के इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना। आपसे अगर पूछे भाई संकल्पनात्मक, या इसे हम नाम एक और देंगे जिसे योगात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है। किसे? योगात्मक मूल्यांकन भी इस नाम से इसे बोला जाता है। अब आपसे पूछे कौन होता है योगात्मक मूल्यांकन, तो कहेंगे एक टाइम पीरियड में, जैसे एक वार्षिक समय, जैसे बच्चा क्लास 6 में गया, अब पूरे क्लास 6 में जब एक वर्ष रहेगा, पूरे एक टाइम पीरियड में जो एक वर्ष का टाइम बच्चे ने गुजारा, वह टाइम जो गुजारा था उसमें बच्चे ने क्या सीखा, वही कह रहा है कि एक विशेष अवधि पूरी होने पर शैक्षणिक उद्देश्यों द्वारा किस मात्रा में पूरा कर लिया गया, या मूल्यांकन कोर्स का ग्रेड देने या प्रमाणित करने के लिए होता है। करा कि एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरीके से पूरा कर लिया है, इसको पता लगाने के लिए। करा इस मूल्यांकन के लिए बाह्य परीक्षाएं भी होती हैं। इस मूल्यांकन के लिए क्या? योगात्मक मूल्यांकन के लिए कह रहा है कि इसके लिए क्या होती है? बाह्य परीक्षाएं भी होती हैं। और शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, जिसे रेटिंग स्किल का बोला जाता है, आदि का प्रयोग भी किया जाता है। यद्यपि इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रेड या श्रेणीकरण देना ही है, परंतु इससे कोर्स के उद्देश्य की उपयोगिता की परख के साथ साथ अध्यापन की प्रभाविता के बारे में निर्णय लेने में भी सहायक सूचना मिलती है। तो करा कि इससे क्या होती है? उद्देश्य, कोर्स के उद्देश्य की उपयोगिता की परख तो मिलती है, लेकिन साथ साथ क्या मिलता है? साथ साथ अध्यापन को प्रभावित करने के बारे में निर्णय लेने को भी सहायता मिलती है। आगे दोस्त बात करते हैं, आगे समझने की कोशिश कीजिए। कर मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या है? स्टैंडर्ड जो रिफरेंस्ड जो मूल्यांकन है इसको हम देखते हैं। करा कि यह मूल्यांकन विधि पारंपरिक कक्षा आधारित है, मतलब जो मानक आधारित है और मानकता आधारित जो मूल्यांकन है यह आपका NEP जोर नहीं देता है। यह हम आपको प्रकार के अंतर्गत बता रहे हैं। जैसे क्या होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन, इसको समझिए। करें यह मूल्यांकन क्या है? एक पारंपरिक जो क्लास है
वह उस पर आधारित होता है। इसमें कुछ समान प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आपको क्या होगा, कुछ समान प्रश्नों के आधार पर आपका मूल्यांकन कर लिया जाता है मानक आधारित में। तो इसमें एक विशेष वर्ग की उपलब्धि को ध्यान में रख करके परीक्षा परिणाम की समुचित व्याख्या की जाती है। मतलब किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रख करके इसकी पूरी तरीके से टेस्ट होगा और ध्यान में रख करके क्या परिणाम की समुचित व्याख्या की जाती है। यह वर्ग एक मानक वर्ग होता है। एक क्या है, मानक वर्ग होता है, जिसके संदर्भ में ही परिणाम को देखा गया जाता है। इसके संदर्भ में ही परिणाम को देखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि कोई विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कितना आगे या पीछे है। तो इसलिए ध्यान देंगे, इस जो मानक संदर्भित है, मानक जो संदर्भित बात करे जाए, आपसे पूछे मानक संदर्भित है जो संदर्भित जो मूल्यांकन है दोस्त, इसमें क्या होता है, इसमें कहेंगे आप, इसमें कहा जाता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में तुलना कराया जाता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में तुलना कराया जाता है। दूसरे बच्चे से क्या होगा, बच्चे से क्या होगा, बच्चे से क्या, एक बच्चे से दूसरे बच्चे से क्या होगा, बच्चे से तुलना कराया जाता है। तुलना कराया जाता है। जब तुलना कराया जाएगा तो इसीलिए ध्यान देंगे, तुलना कराने पर बात क्या हो जब बिगड़ जाती है, क्योंकि इसमें तुलना जब होता है तो वैयक्तिक भिन्नता क्या हनन होता है। किसका होता है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या होगा, हनन होता है। जब वैयक्तिक भिन्नता का हनन होगा तो इसका मतलब है कि जो यह मूल्यांकन हो रहा है, जो इवैल्यूएशन हो रहा है दोस्त, वह इवैल्यूएशन कैसा है, वह गलत है। आपको तुलनात्मक मूल्यांकन बच्चे के भीतर नहीं करनी है। तो इसलिए क्या है दोस्त, यह गलत है और इसीलिए मानक संदर्भित जो मूल्यांकन है, इस प्रकार का मूल्यांकन आप समझ गए होंगे, तुलनात्मक मूल्यांकन है, इसी वजह से यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। करा निकष संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है। अब देखते हैं, इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की योग्यता का मापन किसी विशेष कसौटी अथवा निकष के संदर्भ में किया जाता है। मतलब मूल्यांकन किसके लिए होगा, एक विशेष प्रकार के किसके लिए होगा, इस विशेष प्रकार की कसौटी के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यदि किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया गया है, तो प्रवेश हेतु सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों की योग्य समझा जाएगा जिसके प्राप्त इस कट ऑफ पॉइंट के बराबर या उससे अधिक है। तो यही कह रहा है कि यह पॉइंट क्या होता है, यह मूल्यांकन क्या होता है दोस्त, जो निकष संदर्भित मूल्यांकन होता है। यह कहता है कि एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है किसी विद्यालय में। अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो एक कट ऑफ, जैसे आपका 50% अंक होना चाहिए या 60% अंक होना चाहिए। अगर उससे आप अधिक हैं या उसके बराबर है या उससे अधिक है तो ही आपका एडमिशन होगा। आप उससे कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो यही कहता है निकष संदर्भित मूल्यांकन का तात्पर्य यही होता है। अब हम ध्यान देंगे, इस मूल्यांकन से एक विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों से अनावश्यक तुलना समाप्त हो जाती है। क्या हो जी, अनावश्यक जो तुलना है वह समाप्त हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कट ऑफ निर्धारित करना होता है, और अगर कट ऑफ आप निकल गए, आप कट ऑफ पार कर लिए, तो इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फिर तुलना जैसी बात रही नहीं जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यार इसमें क्या होता था, तुलना समाप्त हो जाती है। और यह मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर और पूर्ण अधिगम की संकल्पना की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन अधिगम जो स्तर है उसको पूर्ण अधिगम की संकल्पना की ओर ले जाता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के मूल्यांकन का शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है दोस्त, वह महत्वपूर्ण स्थान है। इस मूल्यांकन में संकल्पनात्मक परिणामों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अव्यक्ति व कल्याणकारी व सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। अब हम ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पर आपके सामने लिखा है निर्माणात्मक और संकल्पनात्मक। जिसे निर्माणात्मक मूल्यांकन मैंने आपको क्या बताया है, वह बोला है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो कह रहा कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो देखते हैं अंतर, समझते हैं क्या होता अंतर, क्या क्या इसमें अंतर है। दोस्त करा कि निर्माणात्मक, जिसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, करा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रभाव कार्यक्रम को बनाने वाले और उसे विकसित करने वाले पर पड़ता है। जो कार्यक्रम बना रहा है, जो योजना बना रहा है, उस पर पड़ता है, बनाने वाले पर और उससे विकसित करने वाले पर पड़ता है। मतलब जो बना रहा है, जैसे मतलब टीचर बना रहा है कोई कार्यक्रम और बच्चे सिखाने पर
बच्चे को सिखाने की कोशिश करा, तो यही करा है कि इसका मूल्यांकन, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, वह टीचर पर और बच्चे पर दोनों पर पड़ता है। करा कि इसमें ध्यान दें, करा संकल्पनात्मक मूल्यांकन का प्रभाव शैक्षणिक कार्यक्रम के उपभोक्ता पर पड़ता है। किस पे पड़ेगा, जो शैक्षणिक कार्यक्रम का उपभोक्ता की बात करें, सिर्फ जो संकल्पनात्मक होता है किस पे पड़ता है, वही करा। देखिए यहाँ पर किस पे करा, इस पर दोनों पे पड़ेगा। इसमें सिर्फ करा विद्यार्थी पे पड़ता है, किस पे करता है, विद्यार्थी पे पड़ता है। इसमें संकल्पनात्मक आने पे विद्यार्थी पर, इसमें विद्यार्थी प्लस शिक्षक दोनों पे पड़ेगा, विद्यार्थी प्लस शिक्षक दोनों पे पड़ता है। जो आपका निर्माणात्मक है दोनों पे पड़ेगा। करा निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है वह विकासोन्मुख या ऋणात्मक नहीं है। करा अब का जो निर्माणात्मक है, जो रचनात्मक है, वह विकास की ओर क्या करता है, आपको अग्रसर करता है, ना कि निर्णय की तरफ। तो करा कि इसमें क्या कर रहा है, करा संकल्पनात्मक जो है वह भैया किसके तरफ ले जाता है, निर्णात्मक के लिए जाता है। मतलब आपका कि आपका ना कितना परफॉर्मेंस हुआ, क्या आपने निर्णय लिया था, उसका कितना रिजल्ट आया, उसकी तरफ ले जाएगा। अब ध्यान देंगे, करा प्रश्नोत्तर और चर्चा करना। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न पूछना और उस पर चर्चा करना। कक्षा में विद्यार्थी और अध्यापक निर्माणात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। जैसे जब हम क्लास में बच्चे से प्रश्नोत्तर करें, बच्चे से पूछे, वाद विवाद करें, चर्चा करें, चिंतन को बढ़ाएं, बच्चे में रचनात्मकता को बढ़ाएं, तो यह क्या कहलाता है, वह निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसमें ग्रेडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब आपको ग्रेड नहीं दिया जाएगा कि आपने क्या ग्रेड पाया है, क्या आपकी स्तर है, तो आपको ये सारी चीजें इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक मानक आधारित मूल्यांकन है। इसमें क्या होगा, एक ग्रेड आपको दिया जाएगा, एक मानकता के आधार पर चलता है। क्या समेटी बोला, तो वह करा कि यहाँ पे देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित करना कि विद्यार्थी ने किस सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। मतलब इसमें निर्माणात्मक में क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, किसके बारे में ज्यादा समझ लिया है, उसके बारे में हम निर्माणात्मक में, संरचनात्मक में करते हैं। इसमें करा इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ग्रेड देना होता है कि बच्चे ने क्या ग्रेड प्राप्त किया, कितना बच्चा सीखा था, तो इसकी बात कर रहा है, ग्रेड देना होता है। आगे बात करेंगे दोस्त, कारक की सतत और व्यापक मूल्यांकन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, कारक की कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम बोलते हैं CCE, यह आप बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करें, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे CCE का अर्थ विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो प्रणाली से है, मतलब उसके जो विद्यालय आधारित सिस्टम है उससे होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें उसके विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किसका क्या क्या सभी पक्ष में कौन कौन सा आएगा, उसमें बच्चे के संज्ञानात्मक आएगा, बच्चे का भावात्मक आएगा, बच्चे का ध्यान देंगे वह मनोगत्यात्मक, या तीनों पक्ष आते हैं, गत्यात्मक तीनों पक्ष आएंगे, तो इसको ध्यान देंगे शामिल होते हैं। तथा यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है, या एक बच्चे का क्या है, विकास की प्रक्रिया होती है सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इस सतत और व्यापक वाले में CCE में दोहरे उद्देश्यों को पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित होता है। एक तो कारक कि एक तो निरंतरता पर होता है, एक और मूल्यांकन में निरंतरता, और दूसरी ओर क्या होता है, व्यापकता की ओर इसको और अग्रसर होते हैं, दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो RTE है, करा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 के अनुसार करा CCE जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, करा कि वो प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। मतलब प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक जो शिक्षा पूरी होने तक क्या हो, लागू किया जाए। अतः जो RTE को इसकी मूल भावना को क्रियान्वित करने के लिए सतत और समग्र मूल्यांकन एक अनिवार्य आवश्यक है। मतलब कहता है कि बच्चे का जो प्रारंभिक स्तर है, बच्चे का जो 6 से 14 वर्ष का चीजें, बच्चे 6 से 14 वर्ष का जो बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है, जिसमें बात किया जाए 6 से बात करें 1 से जो 8 तक का बच्चा है, वह क्या करेगा, वह दोस्त बात करेगा करा कि इसमें बच्चे का क्या होगा, उसको फ्री में चीजें देने की कोशिश, और साथ साथ बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। करा कि यह निरंतरता का अर्थ
या निरंतरता, यहाँ निरंतरता का जो अर्थ है इस पर बल देता है। जो निरंतरता की बात करें जिसे हम बोलते हैं सतत बोलते हैं। जो सतत और व्यापक आपने देखा जो सी का है कंटिन्यूअस है, उसका सी का निरंतरता का अर्थ इस पर बल देता है कि विद्यार्थी की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब एक बार की वजह क्या है, हमेशा बच्चे का निरंतर प्रक्रिया है। करा कि यही तो करा है कि एक बार के कार्यक्रम के बजाय वह एक निरंतर प्रक्रिया, क्योंकि लगातार आपका मूल्यांकन हो रहा है, जिसमें संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया जाता है, निर्मित किया गया है और यह शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि में फैली हुई है। मतलब जो सतत वाली चीजें हैं वह निरंतरता वाली है, पूरे शैक्षिक सत्र में फैली होती है, हमेशा चलता रहता है। और अतः इसका अर्थ है, अतः हम क्या मान सकते हैं, अतः कह रहा है, अतः इसका अर्थ बात करें, अतः इसका अर्थ क्या है, मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान और सुधारात्मक उपायों का उपयोग और स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों विद्यार्थियों के साक्ष्य का फीडबैक लेना। तो किसके लिए होता है, वह मूल्यांकन की नियमितता के लिए होता है, नियमितता के लिए, उसके साथ साथ अधिगम अंतरालों का निदान के लिए होता है। इन सभी के लिए इसका मूल्यांकन सतत मूल्यांकन होता है दोस्त। फिर कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद व्यापक का अर्थ है। जो दूसरा पद है जो मैंने आपको बताया, जो आपको जो सी है कंप्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन है, दूसरा क्या है, अर्थ है शैक्षिक और शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास को परखने की क्या करना, योजना, विद्यार्थियों को परखने की योजना करा कि मतलब करते हुए शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए शैक्षिक और शैक्षिक तो करते हुए विद्यार्थियों को वृद्धि और विकास में जो परखने की योजना है। चूंकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, इसलिए यह पद उनके साधनों और कला तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। कला परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों और या सीखने के क्षेत्र में विद्यार्थियों के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और सृजनात्मकता। इसकी तरफ देखिए, ध्यान देंगे तो आपसे करा सीधा आप मीनिंग समझिए जो या स्लाइड पर लिखा गया है। इसका कहने का तात्पर्य दोस्त यही है कि जैसे आपका निरंतरता का मतलब है कि पूरे वर्ष भर के पूरा वर्ष भर आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता, निरंतरता वाली चलती रहती है। और व्यापकता में क्या करता है, कहता है कि पूरा बच्चे के शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो बच्चे के सभी होल जो बच्चे में नॉलेज चेक करने के लिए, बच्चे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, बच्चे में विकास हुआ, कैसे विकास हो रहा है, इनके लिए हम करते हैं। आगे बात किया जाए, सतत मूल्यांकन से समय समय पर बच्चे की उपलब्धि अध्यापकों और माता पिता में जागरूकता लाने में मदद मिलती है। तो यही कह रहा है कि सतत मूल्यांकन से क्या होता है कि टीचर समझ पाता है बच्चे के बारे में कि बच्चा कितना सीख रहा है, और अगर कम सीख रहा है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी होती है। उसके साथ साथ जो अध्यापक के साथ साथ जो माता पिता है उनको जागरूकता में लाने में मदद मिलती है कि बच्चे में मेरे बच्चे में कितना बच्चे ने सीखा है और उसको बच्चों को क्या नहीं आ रहा, उसको आगे बढ़ाने में माता पिता भी को उसकी भी मदद मिलती है। मतलब वे आने वाले गिरावट को संभावित कारकों पर विचार कर सकते हैं। जो गिरावट आ रही है उस पर हम क्या करते हैं, सतत वाले में विचार करते हैं और अनुदेश के उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम जान गए बच्चे में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, घटोतरी हो रहा है, दिक्कतें हैं बच्चे में, तो हम क्या करते हैं, उपचार करने की कोशिश करते हैं, उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं। कहा कि अधिक बल देने की आवश्यकता है। मतलब कहाँ अधिक बल देने की जरूरत है, जब सतत में क्या होता है, यही होता है कि बच्चे में कहाँ ज्यादा कितना देने की जरूरत है इसका पता चल पाता है। वही कह रहा है कि अधिक बल देने की कहाँ आवश्यकता है, इससे सतत से क्या होता है पता चलता है। कह रहा कि कई बार व्यक्तिगत कारणों से पारिवारिक समस्याओं का समायोजन की समस्याओं से बच्चे पढ़ाई की उपेक्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी उपलब्धि में इस अचानक गिरावट आती है। मतलब जब बच्चा, ध्यान देंगे, कई बार आप देखें व्यक्तिगत कारकों से
जैसे पारिवारिक सामंजस्य नई समस्याएं हैं, या साथ साथ बात करें वह समायोजन में समस्या है बच्चे में, तो भी बच्चे में क्या होगी, गिरावट आती है। वही कह रहा है कि गिरावट आती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, यदि अध्यापक, विद्यार्थी और माता पिता उपलब्धि में इस अचानक आई गिरावट के बारे में जान नहीं पाएंगे और बच्चे द्वारा लंबी अवधि तक पढ़ाई की उपेक्षा जारी रहेगी, तो इसके परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया या उपलब्धि में स्थायी कमी आएगी। कहा कि सतत मूल्यांकन क्यों होता है दोस्त, यह कहने का तात्पर्य है, कहने का सेंस है कि अगर सतत मूल्यांकन बच्चे का नहीं होता रहेगा तो बच्चे में क्या पारिवारिक समस्याओं से मान लीजिए गिरावट आ सकती है, बच्चे में कोई अलग समस्या है तो कह रहा कि समायोजन से समस्याएं हो सकती है। तो अगर यह लगातार गिरावट जारी रहा तो लंबे टाइम से जब गिरावट जारी रहेगा तो बच्चा क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब पता चलेगा तो वह सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा जाएगा लेकिन तब तक देरी हो जाएगी। इसीलिए सतत मूल्यांकन जरूरी है, जानना सतत मूल्यांकन इसलिए जरूरी, कारण स्थायी कमी आ जाएगी। इसीलिए ईसीसी का जो प्रमुख बल विद्यार्थियों के निरंतर विकास पर है। जो ईसीसी का क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य भैया क्या है, उसका प्रमुख बल किस पर देता है, वह निरंतर विकास पर देता। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, कह रहा कि आपसे पूछा जाए कि ईसीसी का क्या उद्देश्य है, तो आप कहेंगे निरंतर विकास से। किससे है, निरंतर विकास से है, बच्चे में निरंतर विकास हो इससे है। तो आप बात करेंगे, कह रहा कि जिसमें बौद्धिक, जिसका दोस्त ध्यान देंगे, कह रहा जिसमें बौद्धिक, भावात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया गया है और इसीलिए यह केवल विद्यार्थी के शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन तक सीमित है और इसमें विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए साधनों के रूप में मूल्यांकन का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कक्षा में सीखने में सुधार लाने के लिए फीडबैक और अनुवर्तन कार्य की व्यवस्था किया जा सके तथा विद्यार्थियों की रूपरेखा का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत किया जा सके। करा कि इसी आधार पर विद्यालय आधारित जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना का उद्भव हुआ है। मतलब इसमें क्या है, इसीलिए जो विद्यालय आधारित आकलन है इसका उदय हुआ जिससे बच्चे में सुधार लाया जा सके, बच्चे में हमेशा परिवर्तन लाया जा सके, बच्चे में कितना सीख रहा है, इस सारी चीजों को जानने में मदद मिली। दोस्त करा कि जो सीसीई की जो करा सीसीई का उद्देश्य क्या है, अब हम जानते हैं उद्देश्य क्या होगा। करा कि बोधात्मक और मनोप्रेरणा, जो बोधात्मक है, मनोप्रेरक है और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायक होता है। इसी से क्या होता है बच्चों में, जो बोधात्मक है, समझ में है, और मनोप्रेरक है, जो उसके मोटिवेशन है, जो भीतर से बच्चे के मनोप्रेरक हैं, उसके भावात्मक कौशलों में क्या होगा, विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में जब क्या है, सीसीई में क्या है, वह क्या होगा कि सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने का प्रोसेस है, जो लर्निंग का प्रोसेस है, उस पर बल दिया जाता है, ना कि याद करने पर बल दिया जाता है। इसीलिए जो आपका जो आरटी है वह किस पर जोर देती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर। क्रम मूल्यांकन को अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया का अभिज्ञ हिस्सा माना गया है। मूल्यांकन को किसका माना गया है, वह शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया, जो अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया है, जो शैक्षणिक जो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया है, जो टीचिंग बात करें, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, किसका, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ध्यान देंगे, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसका क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस का क्या माना जाता है, अभिज्ञ अंग माना जाता है। मतलब मूल्यांकन को क्या होगा, इवैल्यूएशन जो है वह इवैल्यूएशन वह उससे अलग नहीं है, मूल्यांकन मतलब उसी में जुड़ा है। इसकी बात कर रहा है, नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अंदेशों के बाद विद्यार्थी की उपलब्धि और अध्यापन अध्ययन कार्यनीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। क्रम मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्त के रूप में इस्तेमाल करना, इस पर बल दिया जाता। आगे ध्यान देंगे, करा कि सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया और सीखने के प्रवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, या इसके लिए प्रयोग किया जाता उद्देश्य। अध्यापन और अध्ययन प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो कह रहा कि जो अध्यापन, जो कारक शिक्षण और लर्निंग है, जो शिक्षण है और लर्निंग है, उसकी प्रक्रिया को क्या करना है, विद्यार्थी मतलब बाल केंद्रित बनाना,
बाल केंद्रित बनाने पर जोर दिया जाता है। इस मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी के प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करना होता है। करा कि इसका मतलब क्या होगा, जो बच्चे ने अंक पाया मूल्यांकन का माध्यम से क्या होगा, विद्यार्थी के प्राप्तांकों को हम नंबर ना देकर ग्रेड देंगे। विद्यार्थियों में परीक्षा के डर को कम करने में सहायता मिलती है। जैसे जब आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, तो जब आप सतत मूल्यांकन करते रहते हैं तो बच्चे में सुधार होता चलता है। बच्चे में जो गलतियां रहती है, बच्चे जितना नहीं सीखा उसको सुधारता रहता है, लगातार उसमें सीखने की प्रोसेस बनी रहती है। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है तो इससे क्या होता है दोस्त, तो बच्चे में जो परीक्षा का डर है, जो परीक्षा से डर रहा था, उसमें धीरे धीरे कमी आती जाती है। क्योंकि अब जब सतत मूल्यांकन होगा तो सीधा सा मतलब है बच्चा कॉन्सेप्ट सीखा ही सीखा होगा। जरा सीसीई की विशेषताएं की बात करेंगे। सीसीई के निरंतर पक्ष में, जो सतत पक्ष में बात करें तो मूल्यांकन की निरंतरता और आवधिकता पक्षों को पर ध्यान दिया जाता है। मतलब एक लिमिट पर, एक अवधि में उस पर ध्यान दिया जाता है और करा की निरंतरता पर जोर दिया जाता है। निरंतरता का अर्थ मूल्यांकन की अनेक तकनीकों का अनौपचारिक रूप से उपयोग करते हुए विद्यार्थियों का मूल्यांकन अनुदेशों के आरंभ से नियोजन मूल्यांकन करना है। मतलब कहता है कि मूल्यांकन का जो अर्थ है वह किसके आधार पर कर रहा है, अनौपचारिक आधार पर। मतलब आपका एक कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा, जैसे आप मतलब आपका एक तरीके से इन्फॉर्मल तरीके से क्या होगा, वह मूल्यांकन करते रहे और उसमें सुधार करते रहे। जो आवधिकता का अर्थ क्या है, इकाई कार्य या अवधि या सारांश के अंत में बार बार निष्पादन का मूल्यांकन करना, बार बार क्या करना, निष्पादन का मूल्यांकन करना, उससे संबंधित है। आगे ध्यान देंगे, ईसीसी के व्यापक जो घटक है, व्यापक घटक में बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करने का ध्यान रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, कह ईसीसी में क्या होता है दोस्त, ईसीसी में क्या होता है, बच्चे के जो व्यापक घटक है, ईसीसी के जो बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास, बच्चे के जो व्यक्तित्व के समग्र विकास है उस पर क्या किया जाता है, मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है। इसमें विद्यार्थी की वृद्धि के शैक्षणिक, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन शामिल है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, व्यापकता में क्या होता है, व्यापकता में दोस्त बात करें तो वह शैक्षणिक के साथ साथ उसका जो गैर शैक्षणिक है, शैक्षणिक जो साथ शैक्षणिक जो है उसका भी क्या होता है, लगातार आपका मूल्यांकन होता रहता है और व्यापकता में ऐसा माना गया है। और यह भी कहता है कि व्यक्तित्व का, जैसे कहता है कि व्यापक घटक का मतलब है कि बच्चे की बात करें, बच्चे के व्यक्तित्व का क्या करना, व्यक्तित्व का समग्र विकास करना, इसका मतलब है समग्र विकास करना। व्यक्तित्व का समग्र विकास की बात करें, जैसे बच्चे में वह तो शारीरिक होगा, फिजिकल हो सकता है, बच्चे का इमोशनल हो सकता है, बच्चे का जो कॉग्निटिव हो सकता है, बच्चे का इमोशनल पक्ष है, तो सभी पक्षों का समग्र पक्ष का बच्चे का विकास करने की जोर देता है। शैक्षणिक पक्षों में पाठ्यक्रम के क्षेत्र वह विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल है, जबकि शैक्षणिक पक्षों में जीवन कौशल व पाठ्यक्रमोत्तर कार्यकलाप, मनोवृत्ति और मान्यताएं शामिल होती हैं। तो कह रहा है कि जो शैक्षणिक पक्ष है उसमें क्या होगा, पाठ्यक्रम के क्षेत्र होंगे, उसके साथ साथ विषय विशिष्ट शामिल होता है। और कह रहा है कि जो शैक्षणिक में क्या होता है, जीवन कौशल है, आपकी जो बच्चे का लाइफ स्किल है वह शामिल होगा। उसके साथ साथ कह रहा है जो पाठ्यक्रम उत्तर है, कार्यक्रम है वह होगा, मनोवृत्ति है वह होगा, मान्यताएं शामिल होती है, ये सभी शामिल होती है बच्चे के शैक्षणिक में। शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन निरंतर और आवधिक रूप से मूल्यांकन की अनेक तकनीकों और औपचारिक और अनौपचारिक प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। जो शैक्षणिक क्षेत्र की बात कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो शैक्षणिक क्षेत्र में बात करें, पाठ्यक्रम का क्षेत्र है और विशिष्ट क्षेत्र है, इसका हम क्या कर सकते हैं, निरंतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन जो गैर शैक्षणिक है, जो शैक्षणिक है, उसका मूल्यांकन हम किसके आधार पर करते हैं, वह औपचारिक के आधार पर करते हैं। तो कह रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन कई इकाई कार्य अवधि परीक्षा के अंत में किया जाता है। तो नैदानिक मूल्यांकन कब होता है, परीक्षा के अंत में किया जाता है। कुछ इकाई में खराब निष्पादन के कारणों का निदान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं, उपयोग किया जाता है। इसका अनुवर्तन उपयुक्त हस्तक्षेपों और उसके बाद पुनः परीक्षा द्वारा किया जाता है। आगे ध्यान देंगे
करा कि शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, क्या क्या करा है, शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अभिज्ञात मापदंडों के आधार पर अनेक तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाता है। तो करा कि कई अभिज्ञात जो मापदंड के आधार पर हम क्या करते हैं, जो शैक्षणिक क्षेत्र है, जो बच्चे के शैक्षणिक क्षेत्र है, उसका मूल्यांकन हम किसके आधार पर क्षेत्र है वह उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं बच्चे के, कहते हैं कि वह कई तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। जबकि जो जीवन कौशलों के मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन के संकेतकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। इसका बात कर रहा है जो जीवन कौशल का मूल्यांकन होता है। करा दोस्त करा ईसीसी के कार्य, ईसीसी के कार्य करा क्या, सीसीई के कार्य, सीसीई के कार्य जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। करा इसके फंक्शंस की बात करेंगे, करा कि यह अध्यापक को प्रभावी अध्यापन कार्यनीतियां बनाने में सहायता करती है। क्या करती है, ध्यान देंगे। इसकी बात करें, कह रहा है कि इसका जो फंक्शंस है, जो कार्य है, अब इसमें कैसे जो इसका कार्य कैसे करता है, इसमें दोस्त बात करें तो अध्यापक की जो प्रभावी कार्यनीतियां हैं, मतलब अच्छे तरीके से क्या करेगा अध्यापक अच्छी तरीके से प्रभावी तरीके से कार्यनीतियां बनाने में सहायक होता है। कर निरंतर मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति, निरंतर मूल्यांकन से क्या होता है, विद्यार्थी की प्रगति जो विशिष्ट शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में के संदर्भ में सन्निहित क्षमता है और उपलब्धि है और स्तर की नियमित जानकारी में सहायता मिलती है, इसे निरंतर मूल्यांकन से। करा दोस्त निरंतर मूल्यांकन से अध्यापक विद्यार्थी की क्षमताओं, कमियों और जरूरतों को सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब निरंतर मूल्यांकन से क्या होगा, बच्चे में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास टीचर करता रहता है। करा इससे अध्यापकों को तत्काल फीडबैक मिलता है, किससे मिलता है, निरंतर मूल्यांकन से। जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है उससे क्या मिलता है, तुरंत जो फीडबैक मिल जाता है, तुरंत क्या होता है, फीडबैक टीचर को मिलता है। या करा कि तुरंत फीडबैक मिलता है, जो यह निर्णय ले सकते हैं कि एक विशेष इकाई या संकल्पना को पूरी कक्षा को दोबारा पढ़ाने की जरूरत है या केवल कुछ ही विद्यार्थियों को उपचारात्मक अनुदेशन की आवश्यकता है। जैसे ध्यान देंगे, समझने कहने का मतलब यह है, इसका सेंटेंस कहने का मतलब, जैसे आप जब टीचर पढ़ाता है क्लास में, मान लीजिए कोई चीज बच्चा टीचर पूछा, अब मान लीजिए बच्चे नहीं बता पाए, तो उसको लग जाएगा कि अगर मान लीजिए पूरी क्लास नहीं बता पाए, कोई चीज पूछा, पढ़ाया और पूछने के बाद अगर मान लीजिए बच्चे पूरी क्लास नहीं बता पाए, तो टीचर आपको पता चल जाता है कि अब उसको पूरी क्लास को हमें पढ़ाना है या कुछ बच्चे को हम समझा देंगे तो वह काम चल जाएगा। तो यही करा निरंतर मूल्यांकन से क्या होगा, इससे आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। और फीडबैक कैसे मिलता है कि आपको अब सभी बच्चों को तुरंत पढ़ाना है या कि मतलब सभी बच्चों को जानकारी देनी है फिर से, या कुछ बच्चों को जानकारी देनी है, क्योंकि जैसे जितना बच्चा बता पाएगा, जितने क्लास के बच्चे बता पाएंगे, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। आगे करा निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन द्वारा बच्चे अपनी क्षमताओं और कमियों को जान सकते हैं। निरंतर मूल्यांकन से क्या होता है, बच्चों को अपनी क्षमताओं कमियों को जान सकते हैं। इससे बच्चों को अपने अध्ययन का वास्तविक स्वमूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। आप भी जानते हैं कि जब निरंतर मूल्यांकन होता है तो बच्चा क्या अपनी कमियों को जान पाता है। जैसे हम खुद हैं या आप हैं, हमारा कोई निरंतर मूल्यांकन करे, आपको बताता रहे कि आप में कितना सुधार हो रहा है, कितना आप में कमियां है। आपको जब निरंतर आपकी मूल्यांकन होती, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा, तो आप समझ पाएंगे कि क्या होगा, कि हमें कितना सुधार लाना है, कितना हमको वास्तविक स्वमूल्यांकन करने में भी आपको सहायता मिलती है निरंतर मूल्यांकन से। इससे उन्हें पढ़ाई की अच्छी आदतें विकसित करने और गलतियों को सुधारने और अपने कार्यकलापों को वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित करने की प्रेरणा मिलती है। यह अनुदेश के उन क्षेत्रों का निर्धारण करने में विद्यार्थियों को सहायता करता है जिस पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है। मतलब आपको ये पता चल पाता है कि भाई निरंतर मूल्यांकन से होता है कि आपको पता चल जाता है कि हमें कितना और बल देना है, किस और ताकत लगानी है, कि हमको और कितना सीखना है, उससे आपको स्पष्ट हो पाता है, अधिक बल देने की आवश्यकता है। या विद्यार्थियों के प्राप्तांकों या अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। वस्तुतः अधिकांशतः प्राप्तांक अथवा अंक बच्चों की तुलना करते हैं तथा गलत निर्णय को भी पुष्टि करते हैं। उदाहरणता की बात करें, यदि किसी बच्चे ने 70 अंक प्राप्त किए और किसी ने 77 अंक, तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है
कि दोनों की समझ के स्तर में बहुत अंतर होगा या अंकों के आधार पर दोनों की श्रेणियों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। तो कह रहा है इससे क्या होगा, इससे क्या है कि अगर कोई बच्चा 70 पाता है, एक कोई बच्चा 77 अंक पा जाता है, तो इससे आप कोई तुलना नहीं कर पाते हो। कह रहा है कि इससे आपको एक अंतर नहीं पता पाता है, ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, इससे आप क्या करेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपको निर्णय लेने एक पुष्टि करते हैं, इसका मतलब एक तरीके से आप उसको अंतर नहीं कर पाते हैं। आगे बात करा कि या भविष्य के विषयों, करा या भविष्य में विषयों, पाठ्यक्रमों और करियर संबंध निर्णय लेने में क्या होती है, सहायता देता है। या भविष्य में जो इसका उद्देश्य, ध्यान देंगे, जो यही तो हम सब पढ़ रहे हैं, ईसीसी के कार्य, सीसीसी के कार्य, जो सीसीई के कार्य हैं, जो आपके कंटिन्यूअस और कंप्रेसिव इवेल्युएशन है, उसके हम सभी कार्य तो पढ़ रहे हैं। वही कार्य की बात करें तो कह रहा है इसमें कह रहा है कि हम क्या करते हैं, या भविष्य के विषयों और पाठ्यक्रमों और करियर संबंध निर्णय लेने में सहायता मिलती है। मतलब हम भैया जब हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा तो हम समझ जाते हैं कि हमें जीवन में कहाँ जाना है, और हम मुझे स्पष्ट हो पाता है कि हम कौन सी विषय पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, जिससे हम क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। जैसे हम सीख जाएंगे तो करियर संबंध पाठ्यक्रमों निर्णय लेने में हमें सहायता देता है। सीसीई के अनुसार विद्यार्थियों बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन वर्ष में 2 से 3 बार या प्रत्येक 4 और 6 महीने में किया जाना चाहिए। मतलब कह रहा है सीसीई के द्वारा क्या होना चाहिए, वह सीसीई के मतलब है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन हो। जैसे आप देखते होंगे जो तिमाही है, छमाही है, इस आधार पर 3-4 बार जो है परीक्षा होनी चाहिए, बच्चों को किया जाना चाहिए। इससे शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति पर सूचना रिपोर्ट प्राप्त होती है और इस प्रकार भावी सफलताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। भैया जब आप हमेशा सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का होता रहता है तो एक आप अनुमान लगा पाते हैं कि बच्चा आगे जाकर क्या कर सकता है, बच्चे में कितनी क्षमता है, बच्चे में कितनी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार कितना आगे बढ़ सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है। और इसीलिए कह रहा है कि भावी सफलताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है सतत और व्यापक मूल्यांकन से। कह रहा सिक्षा पर महान विचारों का प्रभाव, शिक्षा पर जो महान व्यक्तियों का क्या विचार है, का ग्रेट पीपल्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अनुभव क्या कर रहा है, कारण महान जो शिक्षा पर महान व्यक्तियों का विचार क्या क्या है, देखते हैं महान व्यक्तियों का विचार क्या है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, या किसके अनुसार कहा गया शिक्षा के क्षेत्र में, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, या किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी कहा है। और यह भी ध्यान देंगे कि मतलब बालक और बालिका कोई भी हो, उनको हम समान प्रकार की शिक्षा समान शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो, मतलब जो शिक्षा हो वह प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। इसको आप कोटेशन आपके पेपर में आ सकता है। शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित शिक्षा हेतु अतिमानस करा की अतिमानस का उपयोग करना है, या कौन कहता है, अरविंद घोष जी कहते हैं। क्या कहते हैं अरविंद घोष जी, फिर से पढ़ेंगे। शिक्षा का जो लक्ष्य है, शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अतिमानस का उपयोग करना है। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिफिनेशन शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के शरीर में व मस्तिष्क तथा मन के सर्वोत्तम शक्तियों का सम्यक रूप से विकास करना, यह कौन कहता है, महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, वह कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, बालक और मानव के शरीर मस्तिष्क तथा मन के सर्वोत्तम शक्तियों का सम्यक रूप से विकास से है, ऐसा कोटेशन कहते हैं। तो मेरे विचार से, ध्यान देंगे, मेरे विचार से मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। मतलब शिक्षा क्या है, वह कह रहा है कि शिक्षा यही भैया मेरे विचार से कह रहा है कि मानव को मानव बनाना ही क्या है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी को हम क्या करेंगे, शिक्षा। अगर जो आदमी को, जो मानव है, अगर आपको मानव बना दिया, मानव ये बना दिया अगर शिक्षा, तो इसका मतलब क्या, वही शिक्षा है। कौन कहता है, महात्मा गांधी जी कहते हैं। शिक्षा मात्र आत्मोन्नति के लिए होती है, या महात्मा गांधी जी है। कर वह शिक्षा नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे। मतलब वह शिक्षक भाई, वह शिक्षक नहीं, वह टीचर नहीं है
जो विद्यार्थी को दिमाग में क्या करे, जबरदस्ती तथ्य को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। मतलब शिक्षक वही भैया कहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आप जानते हैं इन्हीं की जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, हम सभी जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उनका कहने का मतलब है, उन्होंने क्या कहा दोस्त, उन्होंने कहा कि भैया शिक्षक वह नहीं है जो बच्चे के दिमाग में तथ्यों को जबरदस्ती ठूस दे, वह शिक्षक नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में चुनौतियों से लड़ने के लिए क्या करे, उसको आगे बढ़ाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं शिक्षा व कड़े जड़े, शिक्षक की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत ही मीठा है। यह कौन वस्तु है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब शिक्षा की जड़ें क्या हैं, जड़ें कड़वी हैं बल्कि फल क्या है, बहुत मीठे हैं। या कहते हैं अरस्तु जी, कहते हैं ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर कहे शिक्षा व अधिकार वह आपके पास शक्तिशाली हथियार है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया बदल सकते हैं, नेल्सन मंडेला जी कहती हैं। आगे बात करेंगे, कह रहे कि अगर आप एक पुरुष और शिक्षित अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही नहीं शिक्षित करते हैं। मतलब अगर आप कोई एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक पुरुष को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक स्त्री को ध्यान देंगे, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं। मतलब अगर आप पुरुष को एक बार आप किसी पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आप एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी पीढ़ी को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। या बिंघम यंग है, इनका मानना था कि अगर आप स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, और मनुष्य को शिक्षित करते हैं तो मतलब सिर्फ एक मनुष्य को शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षा वास्तव में सत्य की खोज है या ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। अगर शिक्षा के यथार्थ को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो यह दुनिया रहने के लिए बेहतरीन जगह बन जाएगी। या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्य से जोड़ करके उपयोगी और रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, उन्होंने कहा शिक्षा को किसको, उच्च नैतिक मूल्य से जोड़ करके क्या करना है, उपयोगी और रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए शिक्षा को। तो यह कहने वाले कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है। आगे बात किया जाए, ध्यान देंगे, परीक्षा का परिणाम मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए। शिक्षा का परिणाम मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, कि जो ऐतिहासिक परिदृश्य और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सकती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए कुछ क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न की बात करें, कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है, तो इसका मतलब क्या महत्व है, इससे अधिगम में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर आप शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं तो अधिगम में वृद्धि होगी। कक्षा में प्रतिपुष्टि का क्या सार्थकता है, तो क्या सार्थकता है, आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश है। मतलब आप प्रतिपुष्टि फीडबैक ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लास को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, तो आपको मैंने बताया था नियमित और सावर्धिक आधार पर मूल्यांकन जो होता है उसे निर्माणात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। इसको और एक नाम से बोलते हैं जिसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। एक क्या होता है, नियमित रूप से जो मूल्यांकन हो। नैदानिक और रचनात्मक मूल्यांकन आकलन के दो चरण क्या है, अधिगम के लिए आकलन होता है। अधिगम के लिए आकलन हो तो इसे क्या बोलते हैं, रचनात्मक आकलन बोलते हैं। तो दो चरण क्या है, नैदानिक और रचनात्मक जो आकलन होते हैं, दो चरण है उनका, किसका, अधिगम के लिए आकलन होता है। करा शिक्षा के प्रक्रम में निम्नांकित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन है, का धौड़ाव और मूल्य का करना कठिन है। आगे करा किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है, प्रश्नावलियों का। करा कि कक्षा में अब अग्रिम विकास निम्नांकित में से किससे होता है, श्रव्य और दृश्य उपकरणों का प्रयोग करके। मतलब अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक अगर क्लास को विकसित करना है, विकास करना है तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें। तो स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो विषय की समझ के स्तर को मापना। तो इसके लिए मापन जो आप करते हैं, आकलन करते हैं मुख्य रूप से विद्यालय में, वह विषयों की समझ को आंकते हैं। कर ध्यान देंगे, साक्षात्कार के दौरान अध्यापक के कुछ गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। उसका किसके लिए मूल्यांकन किया जाता है, उत्तम संप्रेषण और
समालोचनात्मक चिंतन को चेक किया जाता है, जो किया जाता है किसके साक्षात्कार के दौरान, जो अध्यापक की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का विकल्प कैसे बनाना चाहिए, करेक्ट, इसका विकल्प इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जिससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। ये सभी चीजें आपके पेपर में आई हुई है, देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ पेपर पूछा गया है। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने से अधिक आसार है, वह स्व मूल्यांकन। किसके असफल होने के जाते हैं, जब स्व आकलन बच्चा करता है, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर स्व आकलन नहीं हो सकता है, वह दूसरा व्यक्ति ही आकलन करेगा, इसलिए असफल हो सकता है। आगे ध्यान देंगे, आगे बात करें तो करा कि यहाँ ध्यान दें, कक्षा में अवलोकन प्रक्षेपण का मुख्य प्रयोजन क्या है, पर्यवेक्षण का शैक्षणिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना। करे यदि परीक्षण के परिणाम सुसंगत हैं तो इसे कहा जा सकता है विश्वस्त परीक्षण। करा कौन वस्तुनिष्ठ आधारित योजना और करा शिक्षण और मूल्यांकन के सबसे कम संबंधित है, स्पष्ट प्रशासनिक नीतियां हैं। करा ईसीसी में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन का योगदान है, तो आप जानते हैं सीसीई में बात करें तो आप जानते हैं जो सतत का योगदान है वह कितना 40% है, और जो व्यापक का योगदान है दोस्त, वह व्यापक का योगदान 60% होता है। सतत का 40 और व्यापक का 60% होता है। इसको बात को समझ जाएं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक परीक्षण की विवेचना करते समय अध्यापक को क्या ध्यान में रखना चाहिए, वह उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन को के निर्धारण के लिए सूचित किया जाता है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। तो मैंने आपको बताया था व्यापक के अंतर्गत कौन आएंगे, शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों आएंगे। करा कि मानसिक रूप से बच्चे की ऊंचाई और वजन की माप कर किया जाना चाहिए, वह व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन से। यह चीजें आपके सामने थी दोस्त। तो आप सभी ने अच्छे से चीजों को समझ लिया है। हम सभी ने क्या क्या पढ़ा दोस्त आज की क्लास में, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बात की। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, और आप जानते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की जब आप बात करते हैं तो यह किस पर आरटीई जोड़ देती है, आरटीई 2009। यह कहती है बच्चों को सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए और प्राथमिक लेवल पर स्व मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है। इस बातों को हम सभी ने अच्छे से क्लियर किया, समझा, सीखा। अगली क्लास में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे, और सीखो, बातों को सीखते चलें, समझते चलें, और जरूर सेशन को शुरुआत में आप सेशन को शेयर कर दिया करें। बेहतरीन तरीके से सीखें और बेहतर करने की कोशिश करें दोस्त, और आप सभी के पेपर में इसी तरीके की क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखाई देने को मिलेगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।